अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मसला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में एक बहुत ही ज़बरदस्त राजनीतिक और सामाजिक मसला फैसला हुआ है और ये मसला है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। और आज से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। शायद बिहार पहला राज्य होगा जो कास्ट सेंसस करा रहा है और निश्चित रूप से ये ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बिहार में स्थापित हो रहा है। यूपी में भी बहुत डिमांड है जातिगत जनगणना की। आज हम इस मामले पर चर्चा करेंगे कि बिहार के जातिगत जनगणना का उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में जातिगत जनगणना की मांग बहुत तेज उठेगी, क्योंकि बिहार से उठा ये मसला निश्चित रूप से देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। आज की परिचर्चा इसी विषय पे हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ओबीसी आरक्षण का मसला अभी तय भी नहीं हुआ था, सेटल भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था और निकाय के चुनाव में जिस प्रकार का मसला निकलकर सामने आया था उसके बाद ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स में इस मसले को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होगी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। व्हाट इज कास्ट सेंसस? ये जातिगत जनगणना क्या है? दरअसल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के डेटा जारी होते हैं, लेकिन कभी भारत में ये नहीं बताया गया कि इस देश में या किस राज्य में ओबीसी कम्युनिटी की परसेंटेज कितनी है। और ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले और ओबीसी बिरादरी के लोग हमेशा से ये मांग करते आए हैं कि उनको गिना जाए, कास्ट सेंसस किया जाए और उनके हक और हुकूक और अधिकार उनको दिए जाएं। भारत में अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद आधिकारिक तौर पर कोई जाति जनगणना नहीं हुई, लेकिन 2011 में जातिगत जनगणना के कुछ डेटा इकट्ठा किए गए थे, लेकिन 2016 में जातिगत जनगणना के डेटा फिर सार्वजनिक नहीं किए गए। दो मंत्रालयों के पास ये डेटा रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के पास, लेकिन आधिकारिक तौर पर ओबीसी डेटा आज तक जारी नहीं हुए। लिहाजा ठोस तौर पर और आधिकारिक तौर पर यह बता पाना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में या देश में ओबीसी कम्युनिटी कितने परसेंटेज है और ओबीसी कम्युनिटी में किस जाति की कितनी जनगणना है। तो कास्ट सेंसस ऐसा नहीं है कि कोई पहला इनोवेटिव आइडिया है। हर स्कीम में सरकारें जो भी जन कल्याणकारी परोपकारी योजनाएं राज्य अथवा केंद्र सरकारें चलाती हैं, तो वो जाति के आधार पर भी चिन्हीकरण करके कि शेड्यूल्ड कास्ट को इतना मिलेगा, ओबीसी कम्युनिटी को इतना मिलेगा, ये हमेशा से तय होता है। लेकिन जाति के हिसाब से ओबीसी में बंटवारा कभी नहीं हुआ। तो जब जातिगत जनगणना नहीं हुई तो ये पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली में ओबीसी कम्युनिटी कितने परसेंट है। 1931 के ही डेटा को सब लोग वही मानते आए हैं कि ये 52% है, 50% है, कोई 55% बोलता है, कोई 50% बोलता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी के पास ये डेटा नहीं है कि कौन कितने परसेंटेज ओबीसी कम्युनिटी है। तो बिहार ने ये राजनीतिक और सामाजिक जोखिम क्यों मोल लिया? बिहार की सरकार क्या तय करना चाहती है? ये जो जातिगत कार्ड खेला गया है, ओबीसी की जनगणना कराई जा रही है, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसका यूपी की पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? याद करिए, जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे बाद में हमने मंडल कमीशन के नाम पे जाना, जब इसकी सिफारिशें विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के वक्त लागू की गई थी, आप देखिए कि देश और प्रदेश की राजनीति ही बदल गई थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कंप्लीटली ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है बहुत लंबे समय तक। तो अब जब बिहार ने यह नया राजनीतिक मसला खड़ा किया है और जातिगत जनगणना शुरू कर दी है, तो निश्चित तौर पर आसपास के राज्यों में खलबली मची हुई। अब बिहार में ही क्यों, सब राज्यों में फिर जातिगत जनगणना हो। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे अधिसूचित नहीं किया है। बिहार की सरकार इसे जातिगत जनगणना भी नहीं कह रही है, वो केवल सर्वे कह रहे हैं। लेकिन इस सर्वे की आड़ में जातिगत जनगणना बिहार के भीतर शुरू हो गई है। अब इस मसला इतना संवेदनशील है बहनों भाइयों कि कोई चाह कर भी या अनचाहे में भी इसका विरोध नहीं कर सकता।
इतनी बड़ी कम्युनिटी 50-55% के बीच अपने वोट बैंक को नुकसान कोई नहीं करना चाहेगा। तो भले आप समर्थन न दें, लेकिन कोई बोलता खिलाफ में नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में ये मसला है। तो आज हम इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी क्या जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, और आने वाले समय में 2024 के लिए क्या ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है बिहार की सरकार ने और गठबंधन ने वहाँ पे, और इसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डिबेट में हम इस मसले का अध्ययन भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, रायशुमारी भी करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी की इस पर राय मशवरा भी लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए। भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। जिस मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी उसी ने तो फैसला किया। उस मंत्रिमंडल में क्या राष्ट्रीय जनता दल शामिल था, कांग्रेस शामिल थी। 2 जून 2022 को बिहार के मंत्रिपरिषद ने जो फैसला किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री शामिल थे, और हम ही लोगों के समर्थन देने के बाद ये कास्ट सेंसस का निर्णय हुआ। तो बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में थी, जनगणना के पक्ष में है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के सदन में ये बात उठाया कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और बिना जातिगत जनगणना के आप जो वंचित समूह है, जो हक के हाशिए पर आज आज़ादी के 75 साल बाद भी जो समूह है, उसके सशक्तिकरण को कितना संसाधन चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, बिना उसकी संख्या जाने कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू की गई है, पूरे देश में मांग हो रही थी, वहां पर शुरुआत हुई है। उम्मीद यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कई सारी विपक्षी दलों ने, कई सारी जातियों ने, उनके सहयोगी दलों ने इस बात को उठाया है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही सारगर्भित और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस डिबेट को अब हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी मौजूद हैं। सुनील भराला जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। केशव देव मौर्य महान दल के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी मुझे इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। आसिम वकार मेरे साथ हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। अरुण राजभर जी SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मसले पर चर्चा के लिए आप सब जमा हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मैं संजय निषाद जी से करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका संजय निषाद जी कि आपने हमें समय दिया। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि बिहार में जातिगत सर्वे शुरू हो चुका है। आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी जातिगत सर्वे हो, या अभी इस मसले को टाला जाए? मैं तो बधाई देता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की सलाह बनाए कि मैंने कि दलितों और पिछड़ों का हक पिछली सरकारों ने दिया होता, और सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, अगर उन्होंने इन सब समस्याओं का हल किया होता तो हमें पार्टी नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। मैं जातिगत जनगणना का समर्थक हूं, लेकिन कौन जाति SC में है, कौन OBC में है, इसकी मसले हल हो जाने चाहिए। क्योंकि हमारी गिनती 1961 तक अनुसूचित जात में होती रही, 1991 तक हमें अनुसूचित जात मझवार का मिलता रहा, हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। तो मैं तो चाहता हूँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। केवल SC की क्यों जनगणना होगी? SC में कौन SC का भी पूरा नहीं होता, खाली ये लिख दिया इतने अनुसूचित जात है। सेंसस मैनुअल 1961 66 समूहों का है, अलग अलग उनके सेंसस मैनुअल 1961 है, उनके पर्यायवाची जातियों का जनगणना होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति ने एक सेंसस मैनुअल बना दिया और OBC तो बिहार ने जो एक मॉडल डेवलप किया है संजय निषाद जी के अंदर है, क्या बिहार के मॉडल को अपनाया जाए जो उन्होंने जातिगत सर्वे अपने 38 जिलों में, ब्लॉक्स में, शहरी निकाय में, और जिन जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया जो नीतीश कुमार जी अभी कह रहे थे, आप सहमत हैं उससे? देखिए, अभी तो उसको हम डिटेल नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे
कि पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए, दलितों की गिनती होनी चाहिए, सवर्णों की भी गिनती होनी चाहिए और सभी जाति में कितने लोग कितने गरीब हैं उनका भी एक आकलन होना चाहिए। सबके आर्थिक आधार पर उनका विकास होना चाहिए। पहले क्या था, अब में बहुत अंतर है। अब दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, तो इस डिजिटल के ज़माने में सभी डाटा हमारे पास होना चाहिए कि किस गांव में किसकी दशा बहुत खराब है। अभी आज तक इतना दिन हो गया, अभी हम मकान देते रहे, जो अमीर रहे हमारे मकान लेते रहे। अगर डाटा पहले से मेरे पास कंप्यूटराइज हो तो ऑटोमेटिकली जो सबसे ज़्यादा परेशान है उसको पहले सुविधा। ये डेटा कब मिलेगा? जब आप सर्वे कराएंगे, आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे फील्ड से, तभी तो आपके पास ये डेटा आएगा। तो कब से उत्तर प्रदेश में शुरू करने की प्लान है? हाँ, तो मैं तो समर्थक हूँ कि गणना होगी, लेकिन विसंगति तो दूर होनी चाहिए ना। किसको पिछड़े में गिनेंगे, किसको अनुसूचित में गिनेंगे। ये लटकाने का काम जो कांग्रेस और पिछली सरकारों ने किया है, वो विसंगति तो दूर होनी चाहिए। उस पर तो नेता बोला तो एक विसंगति के रहते हुए भी जो बिहार ने मॉडल अपनाया, मंत्री जी, बिहार ने एक मॉडल अपनाया, वो कास्ट सेंसस कर रहे हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं। यूपी में भी आप उस हो जाने दीजिए, उसको कोई कठिनाई है उसको होने में। बाद में आप सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये ओबीसी में आते हैं या एससी में आते हैं। हम तो पहले गिन लेने दीजिए उनको क्यों कितना है। हाँ, हम तो गिनती के समर्थक हैं, लेकिन ये तो मैं गिनती का समर्थक हूँ कि कौन सी उपजाति, कितनी जाति, कितनी संख्या है, उनकी दशा क्या है, उनकी दशा कितनी खराब है, मैं उसका समर्थक हूँ। होना भी चाहिए और हमारी सरकार भी उस पर सहमत होनी चाहिए, हमारी सरकार को। लेकिन ये भी विसंगति दूर होनी चाहिए साथ में कि किसको कहाँ गिनेंगे, क्योंकि संविधान अनुसूचित जाति की गिनती के लिए कहता है कि पहले अनुसूचित। क्या ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है जो बिहार के गठबंधन दल ने किया है, और इसका सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश और देश में भी पड़ेगा कि राजनीति में भी पड़ेगा? आप ऐसा मानते हैं? अब निश्चित रूप से 70 साल से तो पिछड़ों को कोई याद नहीं आता था, लेकिन पिछड़े और दलित अब याद आ रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात लड़ाई है। आप जैसे चैनलों को धन्यवाद दूंगा कि इन पिछड़ों और दलितों की आवाज़ को आप लोग आज जगाए हैं और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की सरकार बनवाए हैं। उसके वजह से अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। पिछड़ों को जो सम्मान उत्तर प्रदेश में मिलता है, पिछड़ों दलितों को जो सम्मान उत्तर प्रदेश में मिलता है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा। सरकार ने हमारी पिछड़ों और दलितों को सम्मान के लिए आपने मेरा और सरकार का तो धन्यवाद किया, लेकिन जो ये जातिगत सर्वे करा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्या आप उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनको क्यों नहीं धन्यवाद दूंगा आखिर, लेकिन उनकी सरकार इससे पहले थी, उससे क्यों नहीं किया उस समय? ये भी तो एक विषय है ना। आज आने के बाद क्यों याद आ रहा? जब खिसक गई जमीन तब। इसके मतलब इन लोगों ने पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय किया। लेते रहे वोट, आराम से सरकार बनाते रहे। जब पिछड़े और दलित इनका साथ छोड़ दिए हैं, तब लगता है कि इस कार्ड के भरोसे ये दलित और पिछड़े हमारे साथ आ जाएंगे। हम कहते इतना 20-30 साल तक क्यों मूर्ख बनाया इनको? सरकार तो इनके हाथ में तब भी थी ना। आज के दिन में ये पिछड़े और दलित का मोह भंग हो गया, इसलिए कि इन लोगों ने नाम तो पिछड़ों दलितों का लिया, लेकिन उनका हक नहीं दिया। मैं मॉडल का समर्थन करता हूं, लेकिन इस समय उसका राजनीतिक वो नहीं होना चाहिए। सही माने में आप देखिए, इन लोगों ने कि जो कैटेगराइज किया था कि जो पिछड़ी जाति में इन्होंने 3 वर्गों में बांटा था, पिछड़ा, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ उसको भी तो देख लीजिए। उसको कहाँ धरातल पर लागू किया इसको? तो मैं तो ये चाहता हूं कि डाटा कलेक्ट करें। मैं आपकी बात समझ गया और शुरुआत आपके कुछ खास मित्र लोग भी आज परिचर्चा में है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा उनकी ओपिनियन भी आप सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में अकेले कनेक्ट कर लूँगा। मेरे साथ सुनील भराला जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बहुत शुक्रिया आपका भराला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो बिहार का जातिगत सर्वे शुरू हुआ है, उसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो बीरेन जी आपने आज जो सवाल उठाया है, ये सवाल बड़ा वैसे तो संवेदनशील है बहुत, परंतु जिस प्रकार से बिहार में ये मांग उठी या फिर मांग सरकार ने उठाई, या सरकार ने किस चीज़ को लेकर के वहाँ जातिगत जनगणना कराने पे जोर दिया, वो उन सरकार का सोच है। लेकिन जाति की जनगणना वैसे कहीं किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है देश के अंदर।
और कोई इस प्रकार की मांग उठा भी नहीं रहा। लोग बागों को रोजगार, बेरोजगार, पिछड़े, दलित, हमारे जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी तो मांग हमेशा चलती रही है और उसका आकलन अगर आप करें। बट आपके तो कैबिनेट आप कुलीग देखें संजय निषाद जी ने तो चुनाव डिमांड की को कि जातिगत सर्वे किया जाए। नहीं, देखिए, जातिगत सर्वे हमारे सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे सहयोगी हैं संजय जी। जातिगत उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से वो लिखित में या सरकार को देंगे। सरकार में खुद हैं वो, तो उनकी बात अपनी स्थान पे, उनके अपने विचार अच्छे हैं। लेकिन मैं जो ओपिनियन आप वहाँ की ले रहे हैं, मैं उस पर बात करके अपने निजी विचार ये दे रहा हूँ कि जिस प्रकार का वो हथकंडा खेलना चाहते हैं बिहार के अंदर, तो वो हथकंडा चलेगा नहीं। उसका उपचुनाव में भी आपने अभी देखा, भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में विजय प्राप्त हुई और वहां पर जनता दल यू को वहां को हार का सामना देखना पड़ा। सत्ता में रहते हुए बड़ी हार का सामना देखना पड़ा उनको। तो मैं दूसरी बात इस बात भराला पर जी, ये अगर कहूंगा, पिछड़े गिन लिए हाँ, जाएंगे अगर तो क्या प्रॉब्लम जातिगत है? आप उनका सर्वे करा लीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए, सर्वे कराने में या फिर जातिगत के आंकड़ा आ जाने पर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए, और हमें तो खासकर भारतीय जनता पार्टी को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी ना तो जाति पे बात करती है, ना वहाँ वो किसी प्रकार के धर्म और उसकी राजनीति करती है। भारतीय लेकिन जनता अभी पार्टी आपने कुछ देश सेकंड के पहले तो प्रदेश इस के विकास जातिगत की सर्वे बात का विरोध करती है। किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जाति का मैं पक्षधर और विरोध नहीं, मेरा हमारा पार्टी का कॉमन सेंस है इसमें। अगर मान लो बिहार में जातिगत सर्वे हो रहा है तो हमें कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं उसकी। तो आप उत्तर प्रदेश में जातिगत आएगा, सर्वे हमारे चाहते सामने भी हैं आएगा कि उत्तर और प्रदेश जनता में हो के जाए? सामने में। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हम सरकार में हैं। हम जातिगत सर्वे, जाति कोई मांग कर रही हो तो बात करें इस पे, कोई समाज बात कर रहा हो तो मांग करें इस पे, बात करें इस पे। जब उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति ने, दलित ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने, सवर्ण ने, अरे सब मांग रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक लगातार चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से आपके सामने ये विषय आया नहीं होगा, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है। नहीं, विषय आया है, विषय, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किसी ने लिखित में आज तक भी कोई मांग पत्र नहीं दिया। तो ये संजय निषाद जी तो मतलब गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो अब तक लिखित दिए नहीं। अगर दिए होते तो आप निश्चित तौर पर कंसीडर करते, आपकी बात से लग रहा है मुझे। नहीं, तो खुद सरकार में कैबिनेट है, उस पर ये विचार रखते हैं और कैबिनेट में लाते हैं उस विचार को। नहीं, ठीक बात है, टीवी पे विचार रखते हैं लेकिन वैसे लिख के नहीं देते। मेरा कहना बीरेन जी ये है कि हाँ, देखिए, बात ये है, विषय इस बात का है कि अगर जातिगत आंकड़े किसी भी राज्य में देश के आते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है और हमारी सरकार से भी कोई जी। मैं आपकी बात समझ गया भराला जी। मैं 20 सेकंड का थोड़ा आपकी बात पर संजय निषाद जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उन्होंने भी हाथ उठाया था। संजय निषाद जी, आपने बीजेपी के सीनियर लीडर हैं सुनील भराला जी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हैं, तो उनकी ओपिनियन सुनी होगी, उम्मीद है आपने। 100% संजय निषाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो अभी भराला जी जो कह रहे थे, हाँ सुन पा रहे हैं सर। ये भराला जी क्या बोल रहे थे? देखिए, मैं बराला जी के बातों का समर्थन करता हूं कि भाई बीजेपी आज के दिन में वहां कोई मांग नहीं किया तो क्यों हुआ, लेकिन हाँ, ठीक बात है। मैं लेकिन चाहता हूं कि जो जनगणना हुई थी 1961 में हुई थी, तो हम लगभग 70 लाख थे, लेकिन गिनते गिनते मझवार को 7,000 कर दिया। तो ये आखिर ये मारने वाली जनगणना नहीं होनी चाहिए। बट आई मस्ट अप्रिशिएट भराला जी, बहुत बोल्डली उन्होंने अपनी बात कही। मैं तो बार-बार ही कहता हूं, और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूं कि बोल्डली आपने एक्सेप्ट किया उसको। विसंगति दूर हो जा तब। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके एक और पक्के दोस्त मौजूद हैं मेरे साथ, केशव देव मौर्य जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आपका केशव देव मौर्य जी, हमारे साथ काफ़ी वक्त के बाद आज आप लाइव डिबेट में मौजूद हैं। आपके दोस्त लोग भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। ये बिहार में जातिगत सर्वे हो रहा है मौर्य जी,
तो आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? और जैसा कि आपके दोनों मित्र भी अभी कह रहे थे कि ऐसी कोई खास डिमांड भी नहीं है कि ओबीसी को गिना जाए, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? ब्रिजेश जी, आपको भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को, गंभीर विषय को उठाया और मुझे भी मौका दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी और नीतीश जी ने जो कदम उठाया वो सराहनीय और प्रशंसनीय। संजय निषाद जी भी और ओम प्रकाश राजभर जी भी हमेशा से, और जितने भी पिछड़े नेता हैं, दलित नेता हैं, हमेशा से चाहते थे कि जाति जनगणना, और हमेशा से मांग चलती रही। 2011 में कांग्रेस की सरकार के समय में जाति जनगणना हुई, उससे पब्लिक नहीं किया गया, कांग्रेस ने उसे पब्लिक नहीं किया। उसका कारण कांग्रेस ही जानती है, हम नहीं जानते। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि हाथी के शरीर को अगर हाथी देख ले, उसी इसलिए प्रकृति ने उसे आंख छोटी दी है कि वो अपने शरीर को न देख, वो बिदक जाएगी, भड़क जाएगी, वो लड़ाई पे उतर जाएगी। अब पिछड़े समाज और दलित समाज की संख्या है बहुत ज्यादा, और हमेशा से उन्हीं के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है और कुछ तथाकथित लोगों को दिया। चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि जाति से ऊपर उठ कर उड़ दो, ये जातिवाद करने वाले अखिलेश यादव, केशव देव मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, मायावती, सब बेकार के लोग हैं, ये जातिवाद करते हैं और हम एक भारत बनाना चाहते हैं, आप जाति से ऊपर उठ के उड़ दो। और जब सरकार में आ जाते हैं पिछड़ों का वोट लेके, दलित का वोट लेके, तो सबसे ज्यादा हमारे ये अधिकारों पर कुठारा जाता है। हम इस विषय से थोड़ा सा अंतर दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। आज 4-5 साल पहले एक घटना घटी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पंडित विवेक तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो अपने महिला दोस्त के साथ रात में कहीं थे, पुलिस ने उन्हें चेक किया और पता नहीं क्या ऐसा मामला हुआ, पुलिस ने उन्हें गोली मारी। सुबह सवेरे ही केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो उनकी मदद करने, उनकी पत्नी का आंसू पोंछने पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी बेटियों को 1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख करके दोनों बेटियों को, उनकी पत्नी को एक फ्लैट सरकारी और एक नौकरी जिसमें 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी उन्हें दी गई। लेकिन जब यही घटनाएं दलित और पिछड़े समाज के साथ होती, जब ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा को पीट कर मार डाला, जब कासगंज में साग के लड़के को चाकू मार दिया गया, जब राम कुमार मौर्य को लखीमपुर खीरी में फोकसी के, पर केशव जी आपने ये बात महसूस की कि विद इन पार्टी, विद इन अलायंस, संजय निषाद की ओपिनियन डिफरेंट है और सुनील भराला जी की ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने तो मुंह पर कह दिया। नहीं, बिल्कुल हमारे संजय निषाद जी चाहते जाति जनगणना हो, लेकिन कहीं मंत्री पद से, कुर्सी से हाथ न धो बैठे ओम प्रकाश राजभर की तरह। इनके पास ताकत नहीं, ओम प्रकाश की तरह इनके पास जिगरा नहीं है कि कुर्सी छोड़ दे। हम कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उसमें विसंगति। तो 8 साल भैया, तुम्हारी भी 9 साल सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, तो उस विसंगति क्यों नहीं दूर करा पा रहे हो भाई? नहीं, मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि पहले गिनती हो जाने दो, फिर सेग्रीगेट कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक जवाब दिया, इनको ठीक सुझाव दिया। लेकिन वही है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। अब वो इनको कुर्सी से मोह है, कुर्सी न जाए। जो इन्होंने एक रैली कराई थी जिसमें अमित शाह जी को बुलाया था, उसमें ये कहा गया था कि निषाद पार्टी को आरक्षण मिलेगा। क्या आरक्षण मिला? और अगर नहीं मिला तो आज तक ये कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? क्या इन्होंने लड़ाई की? क्या इन्होंने बवाल किया? क्या सर, आपको जलन तो नहीं है कि ये मंत्री बन गए, इस कारण आप ऐसे हमले कर रहे हैं? नहीं, मंत्री मैं भी बनना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने समाज के दलित पिछड़े अधिकारों से मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि सर आपने पर्सनलाइज अटैक किया है, तो मैं चाहता हूं कि संजय निषाद जी को पर्याप्त मौका मिले कि वो अपने को डिफेंड कर सकें। संजय निषाद जी, गो अहेड। आप केशव देव मौर्य जो आपके बहुत खास दोस्त हैं, आप उन्हें जवाब दें। देखिए, मैं बड़े भाई हैं हमारे, बहुत पहले से राजनीति करते रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अपने जातियों में कम से कम अपनी पहचान बनाए।
और उनके लिए जो उनकी समस्या है वो दूर करें। मेरी जाति के लिए वो चिंता नहीं करें, मेरी जाति मेरे साथ है और राजनीतिक रूप से जो उन्हें ठगा था 70 साल। केशव जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बीच में ना बोले जी। वो और के दिन में हटा भी दिया है और हटा दिया है। और जो रहा आरक्षण का मामला, तो मेरा कोई वकील नहीं था, इनके वकील के ऊपर भरोसा किया सपा बसपा कांग्रेस, बल्कि बदले में जो है अपना हिस्सा लेने के लिए। सर आप तो वकील भी आजकल खुद ही हैं, आप तो जज भी हैं सर, आप सरकार हैं सर, आप करा लीजिए सर। मैं कह रहा हूँ पहले तो इसके बाद अब तो आप गवर्नमेंट हैं सर, और कैबिनेट में हैं आप, सपा मंत्री मंत्री त्याग देने से ये हम कह रहे कैबिनेट में है, कैबिनेट में तभी प्रधानमंत्री तक जाके इनकी वकालत कर रहा हूं और ज्ञापन देता हूं कि मेरी समस्या है। और प्रधानमंत्री जी उस पर आश्वस्त किए, गृह मंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि उस समस्याओं का समाधान होगा। 70 गुना उलझा हुआ है, धारा 370 खत्म हुआ, मैं सहयोगी था। आज कत्ल खत्म हो गया, देश से सहयोगी था। आज के दिन में सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे सब होगा और निषाद पार्टी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। संजय निषाद जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लिखित रूप से चल रहा है, पहली बार है 70 साल में आरबीआई ने एक्सेप्ट किया है कि मल्ला मझवार है। अच्छा ये पूछ रहे हैं केशव जी पूछ रहे हैं कब तक हो जाएगा? क्या किया था केशव जी पूछ रहे हैं कब तक? पिछड़े में डाल दिया, 7000 कर दिया। निषाद जी मैं यही कह अरे निषाद जी सुन लीजिए, ये केशव जी को ये बताइए कब तक? हमारा समाज धैर्य से रखा है, अब बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान। अरे सर सुन तो लो, आप अवॉइड कर रहे हो मेरे सवाल मिलेगा। अरे ले लीजिए सवाल लीजिए, आप ये बताइए इनको टाइमलाइन बता दीजिए कब तक? अरे मैं कह रहा हूं आज के दिन में टेबल पर पहुंचा है ना। आज 70 साल हमें लगा टेबल पर पहुंचाने में, सही जगह पहुंचाने में। हमें तो घुमा 30 साल लगेगा आपका। पिछड़े में, अनुसूचित में हमारी नौकरियों में डकैती। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट तो लागू कराएं। मैं तो यही कहता हूं कि सामाजिक न्याय समिति के आधार सर कास्ट सेंसस पर अपनी ओपिनियन। बहुत शुक्रिया जी, पिछड़ों में बंटवारा। बहुत धन्यवाद आपका। हमारा 9% अलग करके अनुसूचित में जोड़ दे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कहते हैं हमारी हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी गिनती वो 5000 वाला नहीं, 7000 वाला नहीं, 70 लाख वाला होना चाहिए। हमारी संख्या के आधार पर हमारे अनुसूचित जात में है, उसमें हमारी गिनती होनी चाहिए और होगी संविधान में। तो आप ये चाहते हैं कि जब तक आपको एससी में न ले लिया जाए तब तक कास्ट सेंसस ना हो? हम कह रहे हैं जो राष्ट्रपति ने लिख रखा सेंसस मैनुअल 1961, तो उसका लागू तो होना चाहिए, उसके अनुसार गिनती। बहुत शुक्रिया आपका संजय निषाद जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुत कीमती वक्त निकालकर आज मेरे साथ परिचर्चा में आप सम्मिलित हुए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी है जो बिहार में आज से कास्ट सेंसस शुरू हुआ है, इसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है और आप क्या चाहते हैं, हो या ना हो? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि इतना ऐतिहासिक जो कदम बिहार सरकार उठाने जा रही है, इतना महत्वपूर्ण जो लोकतंत्र में महापर्व की तरह है, उस पर आज आपने बहस रखी है और डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का अगर सवाल है तो हम बिहार से पिछड़ गए, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और इन पिछड़े और दलितों के सामने कहा था कि जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके और उसी अनुपात में हम सबको लाभ देना शुरू कर देंगे और उसी हिसाब से हम योजना बनाना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य कहिए कि हम सरकार में नहीं आ पाए और बिहार में माननीय नीतीश जी ने, माननीय तेजस्वी जी ने इस की पहल की है। हम उनकी पहल का स्वागत करते हैं और हम ही नहीं, मुझे लगता है कि जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, जो पिछड़े, दलित, गरीब, किसान का भला चाहते हैं, किसी भी दल पर में, आपने देखा बीजेपी और उनके अलाइज के ओपिनियंस डिफरेंट, हमारे वो सब इस फैसले को सराहेंगे और हम बहुत दिनों से आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। इतने भोले लोगों के साथ हमने कभी डिबेट नहीं की। 2 भोले लोग
एक निषाद जी, संजय निषाद जी और सुनील जो राज्य मंत्री जी थे। आप है भी सोचिए। सर, मौजूद है मेरे साथ जी। अच्छा हैं, हम सोचे कि संजय नहीं निषाद नहीं जी है, के साथ मौजूद चले है। गए। आपको जवाब देंगे भराला सर, जी। प्रॉपर जवाब मिलेगा। नहीं, अब क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा हम जाति मानते नहीं, हम धर्म की राजनीति करते नहीं, हम गिनती कराना नहीं चाहते। आज आपको आपके कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है। यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सांप सूंघ गई है। सांप क्यों सूंघ सर गई है? दो मिनिस्टर बैठाया हूं सर, और क्या चाहिए आपको? अरे मिनिस्टर की हैसियत ये नहीं है कि वो माननीय योगी जी से कह दें कि आप जाति जनगणना कराओ। अरे ये कहना तो छोड़ दीजिए, जिस दिन ये एप्लीकेशन दे देंगे 2 घंटे बाद मिनिस्टर नहीं रहेंगे। वो कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, ये दोनों लोग जानते हैं। और ये लोग जानते हो ना जानते हो, कम से कम उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और दलित जरूर इस बात को जानता है। अब बताइए, सुनील जी कह रहे हैं किसी ने कोई मांग नहीं की। अरे समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है जाति जनगणना कराइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने देश की लोकसभा में कहा जाति जनगणना कराइए। अरे भाई, कौन से सामान से कान बंद करके भारतीय जनता पार्टी बैठी है? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं। जो अभी जी केशव देव मौर्य जी कह रहे थे माननीय, कि भाजपा नहीं चाहती है कि हाथी अपने आप को देख ले, और इस भारतीय लोकतंत्र में पिछड़ा और दलित हाथी है। जिस दिन वो समझ गया कि हमारी संख्या कितनी है, उस दिन धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे बहका करके सरकार बना पाएंगे ये लोग? अधिकार लगातार पिछड़ों के छीने जा रहे हैं। सुनील साजन जी लगातार शुक्रिया, मैं दलितों डिबेट के को आगे छीने जा रहे हैं। बढ़ाऊंगा और भी मेरे साथ प्रवक्ता मौजूद है। आपका शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। एसबीएसपी से अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है। अरुण राजभर जी, ये बिहार में आज से कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। आपकी पार्टी यूपी में या देश भर में क्या चाहती है, उसकी क्या ओपिनियन है इस बड़े सामाजिक विषय पर? हम भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में हमने अभी सावधान यात्रा चला करके वहाँ जातीय जनगणना कराने का समर्थन हमने किया। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर और तमाम हमारे सुभाषपा कार्यकर्ता लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना हो। हम 2022 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और इसी मुद्दे पर भी जनता के बीच में जाकर के हमने अपील भी किया था कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना हम लोग कराएंगे। क्योंकि जाति जनगणना सिर्फ कहने से आसान नहीं है, इसमें समझना भी जरूरी है कि पर आपने कभी डिमांड नहीं की और ना कभी लिखित दिया, ना कोई मुद्दा उठाया, ऐसा सुनील भराला जी कहते हैं। पत्र नहीं, सैकड़ों पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, सैकड़ों पत्र माननीय प्रधानमंत्री को दिया, माननीय गृह मंत्री को दिया, और सरकार के जो समाज कल्याण मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, सबको हमने चिट्ठी लिखा। पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने चिट्ठी लिखा और इसकी डिमांड भी किया। ये तो जग जाहिर है, जिनको कुछ अता पता नहीं होता है वो इस तरह बोल देते हैं कि हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये ओबीसी या कास्ट सेंसस होना चाहिए, हर जाति गिनी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। आजादी के 75 साल हो गए। नहीं, हमारी 1 मिनट हो जाने दीजिए बात। इतने साल हो गए, आज तक राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाहपाल, प्रजापति, नाई, बंजारा, खरवार, तमाम उपेक्षित जातियां जो हैं सामाजिक स्तर से क्यों पिछड़ी हुई हैं, आर्थिक स्थिति से क्यों पिछड़ी हुई हैं, राजनीतिक स्थिति से क्यों पिछड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको दूसरे राउंड में बाकी मौका भी दूंगा, आप और भी बात अपनी रख लीजिएगा। कराने के लिए पूर्व रिटायर्ड जज राघवेंद्र कमेटी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनवाई। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ उमाशंकर पांडे जी, बहुत शुक्रिया। और अरुण जी, आज की डिबेट बहुत ही सिस्टमैटिक चल रही है। मैं चाहता हूं कि और लोग भी अपनी ओपिनियन, और पार्टी के महत्वपूर्ण प्रवक्तागण भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत कर लें। MIM से मेरे साथ आसिम वकार साहब मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया। ये बिहार में आपने सुना होगा कि आज से जातिगत सर्वे यानी कास्ट सेंसस शुरू हो गया है। क्या आप ये मानते हैं कि अब इस देश में हर जाति में कौन कहाँ किसकी क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको गिना जाए, या फिर यह प्रक्रिया उचित नहीं है? सर, मैं मंत्री जी को भी सुना, मैंने निषाद साहब को भी सुना, ये भी मंत्री हैं, मौर्य साहब को भी सुना, लेकिन जो बात असल है वो निकल के नहीं आई। 1919 में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत में पूरे राष्ट्र में 52% पिछड़ों को बताया गया था, ओबीसी 52%। और 26 साल के बाद एक संगठन सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आया वजूद में और उसने कहा कि 41%।
26 साल बाद 11% कम हो गए पिछड़े। अब धोखा कहां हो रहा है, कौन धोखा कर रहा है, फ्रॉड कौन कर रहा है, इस पर जिक्र होना चाहिए था, इस पे बात होना चाहिए थी। बिहार में नीतीश कुमार साहब और तेजस्वी साहब जो सर्वे करा रहे हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है, बिल्कुल होना चाहिए। हर जाति को, हर धर्म को मालूम होना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा है देश में, उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि 2024 के चुनाव से पहले एक नई तरीका खेल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव साहब ने जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले एक वादा किया था कि अगर वो सरकार में आएंगे, उनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दी नहीं। और एक बार अभी अगस्त के महीने में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो आप कब दे रहे हैं? तो उन्होंने बहुत हंस के कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, हम मुख्यमंत्री तो बने नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि बिहार मॉडल पर पूरे देश में कास्ट सेंसस हो, या फिर ये बहुत विवेकपूर्ण बात नहीं है? सुनिए सर, आपके पास वक्त का, मैं एक ही बार टाइम दीजिएगा मुझे। जब तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी मैं तब देता जब मैं मुख्यमंत्री बनता, तो मैं तड़प इसलिए गया कि अगर मैं पत्रकार होता तो मैं पलट के कहता कि अब तो आप डिप्टी सीएम है, 5 ही लाख दे दीजिए। भाई 5 लाख तो बनते हैं ना डिप्टी सीएम के। देखिए कहां पे कौन क्या राजनीति कर रहा है। सबसे पहली बात तो अति पिछड़ों की गिनती होना चाहिए, दलितों की गिनती होना चाहिए, देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। पर आपने ये फील किया कि बीजेपी और उनके अलाइज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? सर, भारतीय जनता पार्टी और जो उनके अलाई हैं, जो उनका जो साथी संगत है, ये मानसिक तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं, ये फायदे के साथी हैं। अभी निषाद साहब को अगर मंत्रालय ना दिया जाए तो अभी इनके बोल बदल जाएंगे। अभी ये भयानक विरोध करने लगेंगे। ये जाति के साथ नहीं खड़े हैं अपनी, ये खड़े हैं असल में अपने पद के साथ, मंत्रालय के साथ। मैं भराला साहब के बारे में, बढ़िया आदमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जाति के साथ कोई नहीं खड़ा है। जाति को पीछे दिखाकर, जाति से डरा के ये सब मंत्रालय हासिल करना चाहते हैं। मैं दूसरे राउंड में भी कोशिश करूंगा कि आप अपने विचार में जाति का फायदा कोई नहीं चाहता है। जी, शुक्रिया आपका आसिम वकार जी। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे चरण में भी आप अपने विचार प्रस्तुत करें। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिहार में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है। कांग्रेस ने 2011 में कराया तो, लेकिन डेटा पब्लिक नहीं किया था, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, डेटा हमने पब्लिश नहीं किया। पहली बार वो जातीय जनगणना 1931 के बाद हुई थी, कुछ त्रुटियां रह गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय को वो डेटा दे दिया गया था। और याद करिए कि मोदी जी जब आए तो उन्होंने उस डेटा क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वो जो उन्होंने, मोदी जी ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, वो रिपोर्ट कहाँ गुम हो गई। एक बात याद करिए, 2015 में बिहार का चुनाव हो रहा था, तब आरएसएस ने कहा था कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। और उसके आगे चलिए, अभी सुशील मोदी जी का मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रियों ने उसमें समर्थन दिया था, लेकिन यही इनका चरित्र है जो आपके डिबेट पर हो रहा था कि बराला जी कह रहे थे मुझको पता नहीं, संजय निषाद जी उसी सरकार में मंत्री कह रहे थे मुझे चाहिए। अरे बराला जी, गोपीनाथ मुंडे का 6 मई 2010 का लोकसभा में बयान सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप लोगों का चरित्र क्या है। बिहार में, बिहार की बीजेपी ने तो समर्थन किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने विरोध किया। वो कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि जातीय जनगणना बिहार में नहीं होनी चाहिए। ये मोदी सरकार का हलफनामा है। कांग्रेस क्या चाहती हो या ना हो? राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कई बार, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ओबीसी का जनगणना जाति आधारित हो जाना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इस देश को पता होना चाहिए कि किसके क्या सोशल स्टेटस है, किसका आर्थिक स्टेटस क्या है, इसमें बुराई क्या है। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा
2011 में कराया। जी। और मैं एक बात बताऊं ब्रजेश जी, इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आपके डिबेट पे कर रही है वही ओबीसी आरक्षण, ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए करती रही। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, उसके बाद जब थैंक यू पांडे जी, लास्ट बात मैं कह रहा हूं, लास्ट कंप्लीट करें प्लीज। जब 1990 में उसको लागू किया गया, उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आडवाणी जी रथ यात्रा लेके इसलिए निकल गए कि कहीं ये पिछड़ा कि बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्ट लागू ना हो जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? में उसको पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने लागू किया था। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ सुनील भराला जी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से के नेता हैं और यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। सुनील भराला जी, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि कास्ट सेंसस हो, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मौर्य जी ने ये एक आपत्तिजनक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तिवारी की लखनऊ में उसकी हत्या हुई थी लड़के की, कि उसको 50 लाख रुपए की राशि की बात करी और बाकी ओबीसी और जो एससी की बात कर रहे हैं कि उनको इतना इन्होंने धनराशि मुआवजा नहीं दिया, तो मैं उसका प्रखर तरीके से विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरा समानता के साथ में काम करती है। हाथरस वाले में आप देख लीजिए ब्रजेश जी कि हमने केशव जी मुझे थोड़ा वक्त दें, उनकी बात कंप्लीट होते ही मैं आपको सर मौका दूंगा, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर दें। हाँ बोलिए भराला जी। रायबरेली में ब्रजेश जी आपके पूरा ध्यान होगा, 5 ब्राह्मण बच्चों की हत्या कर दी गई थी और वहाँ किसी ने भी बड़ी लंबे समय की वो मांग भी चली, लेकिन सरकार ने मात्र वहाँ 5-5 लाख रुपए दिया। लेकिन किसी भी सामाजिक संगठन ने, ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि भाई ये मुआवजा कम दिया है, ज्यादा दिया है। तो एक तो इनका ये आपत्तिजनक बयान सर, आपकी सरकार है, चाहे आप 50 लाख किसी को दें या 5 लाख। पांडे जी प्लीज कोऑपरेट, डिबेट को सिस्टमैटिक। पांडे जी प्लीज कोऑपरेट। ओके पांडे जी प्लीज। सरकार पे जो दुर्भावना का आरोप लगाया है ये बिल्कुल निराधार है, ये बिल्कुल गलत है। हम उसकी समानता, निर्धनता, गरीब, दबे कुचले लोग, उसको समानता की बात करते हैं। और ये लोग जाति के आधार पर जो बात करने वाले लोग हैं उनको केवल एक ही धुन है कि जाति का आधार, जाति का आधार। भाई आपने 2022 का चुनाव लड़के देख लिया। अभी जब ये बात कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में चुनाव में तो बीजेपी जीत रही है, कि जाति की जनगणना पर आंदोलन की इन्होंने, है ना, इन्होंने कौन सा आंदोलन करा इस पर कि जाति की जनगणना, और इसे कौन सी सीट इनको मिल गई? इनका तो खाते भी नहीं मिला। पांडे जी बोल रहे कि एक सीट पे, वो भी प्रमोद तिवारी जी की, वो भी प्रमोद तिवारी जी कारण से वो सीट एक जीते, है ना। तो कोई विषय है क्या इस बात का? या फिर ये मौर्य जी अपने दल की बात बताएं कि इन्हें कौन सा लाभ? लेकिन ये विवाद करके और दुर्भावना करके, ये दुर्भावना की राजनीति। भराला जी शुक्रिया, थोड़ा सी राउंड में वक्त की कमी है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वीरेन जी भी हमारे साथ, वीरेन सिंह जी भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेन जी, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गर्म होगा? देखिए, जातीय जनगणना अगर केंद्र कराता तो उसकी कोई अलग बात थी, क्योंकि भारत में जनगणना हर 10 साल पे होनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट करा रही है बिहार में, उसकी एक शुरुआत है। बिहार में जब सरकार आई थी तो उन्होंने हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और पकड़ा दिया कास्ट सेंसस। अब इधर थमा दिया कि चलो इसमें उलझे रहो। ब्रजेश जी, इस देश में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 जातियां हैं, गरीब और अमीर। बाकी तो सब बातें हैं, वोट लेने का तरीका है। ये जरूर है कि गरीबी हर समाज में है और आरक्षण का लाभ ले रहे बहुत सारे जातियों में लोग बहुत मजबूत बन चुके हैं आज की तारीख में। उसको भी अगर समीक्षा करके उनको वहाँ से निकाला जाए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ कहने के लोग हिम्मत नहीं कर पाते, विवाद हो जाएगा। लेकिन बिहार ने कौन जात हो, कैसे हो, चल के अब आज एक शुरुआत कर दी है, तो अब इस पर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी अपने स्टेट में या अपने रहते इसकी संभावना कम है कि वो जातिगत कोई जनगणना कराएगी। देखिए, जब हमारे खिलाड़ी कोई विदेश में पदक जीतता है तो कहा जाता है भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। और जैसे इंडिया में आवत कहा कि यादव ने, ठाकुर ने, पंडित ने, फला ने गोल्ड मेडल जीता, देश के लिए बड़ा नाम रोशन किया, ब्राह्मण के बच्चे ने, ठाकुर के बच्चे ने।
दलित के बच्चे ने। तो ये हमारे यहाँ तो हर चीज़ का जातीयकरण है, चाहे पदक हो, चाहे प्रतिभा हो, कुछ भी हो। लेकिन मंडल का मामला बहुत पुराना रहा है। जितने नेता बैठे हैं इस देश में, जो लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए कि भाई मंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर रोटेशन से आरक्षण लागू होगा, तो आप लोग सहमत होंगे कि बारी बारी से आरक्षित समाज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बने? इस पर भी ये लोग भाग खड़े होंगे, उसी दिन ये ख़त्म कर देंगे। अगर जातीय जनगणना की इतनी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन जब जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हों, प्राइवेट सेक्टर में उद्योग और रोजगार लोग तलाश रहे हों, वहाँ लागू कर दें। भाग जाएंगी सारी कंपनियां देश छोड़कर, फिर लो बजाते रहना जात की डफली अपनी अपनी। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि हमको इस जाल से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई निकलने को तैयार नहीं रहता है। जी वीरेंद्र विजय जी, आज समय कम है जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि जात पात के मुद्दे से बाहर निकलकर समान रूप से जब संविधान सबको अवसर देता है, ये जरूर है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ लोगों को आज भी ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए हमारे समाज में जी। उसके उतने के लिए तो ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए कोई काम हो, इसका विरोध होना चाहिए। बहरहाल इस देश में, इस दुनिया में अच्छा है कि जो हवाएं चलती हैं इनका कोई मजहब नहीं है, वरना लोग सांसों का भी अलग अलग मजहब तय कर लेते और कितने लोगों को दम घुट जाता अगर सवर्ण दलित के लिए हवा बंद कर देता तो, या जो ताकतवर होता वो कमज़ोर के लिए बंद कर देता जी। बारिश का भी कोई मजहब होता तो शायद वो पैसा वाले प्रभावशाली नेताओं के यहाँ ज़्यादा बरसती और गरीब को बारिश का एक बूंद ना मिलती। तो कितने परिंदे जो ऐसे हैं वो घोंसले भी अपने मजहब के पेड़ों पर बनाते और कितना भेदभाव हमारे समाज में दिखता जी। तो ब्रजेश जी, सरहदों नहीं है सरहदों तो छाया हुआ है वो, और बटा होता तो आसमां भी जमीन पर बिखर गया होता। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर अपनी ओपिनियन रखने के लिए। केशव देव मौर्य जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मौर्य जी, आप बोलें, अब आप अपनी बात रखें। आज थोड़ा वक्त की कमी है इस राउंड में, तो मैं निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में अपनी बात रख लें। मैं सुनील भराला जी ने जो आपत्ति मेरे ऊपर दर्ज की, मैं उस पर आना चाहता हूं। मैंने घटनाएं गिनाई। लखीमपुर में राम कुमार मौर्य को पीट के पुलिस ने मार डाला गोकशी के मुकदमे में। इनको पता भी नहीं होगा, उसे 1 रुपए की मदद छोड़ दीजिए उसके दरवाजे। देवेंद्र कुशवाहा को निर्दोष होते हुए पुलिस ने पीट के मारा। अभी आपके चैनल पर मैंने कई बार बात उठाई, आगरा में एक महिला का बलात्कार 3 महीने पहले हुआ और वो महिला मेरे पास 4 बार आ चुकी है और उसने बयान हर स्तर पर दिया। लेकिन चूंकि बलात्कार का आरोपी जिसके ऊपर आरोप है वो बलात्कार का आरोपी योगी जी बिरादरी की, इसलिए प्रशासन ने आज तक कोई काम नहीं किया। मैंने डीएमएसपी से मांग की तुम कह दो कि केशव देव मौर्य गलत आरोप लगा रहा है, ऐसी कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई। मैं सर तो ये बताओ, बीजेपी तो ये कह रही कि कोई डिमांड नहीं है कास्ट सेंसस की। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं वीरेंद्र जी को कह रहा था, वीरेंद्र जी ने जैसे कहा कि गरीब और अमीर, गरीब अमीर नहीं है, यहाँ जातिवाद है। दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ेगा तो दिक्कत, पिछड़े का बेटा अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन ले तो दिक्कत। तो ये जमीन पे जाके देखें, ये बड़ी बड़ी बातें करना भराला जी को अच्छी नहीं लगती। भराला जी रुकिएगा जी, भराला जी हमें बुलाएं, भराला जी सरकार की तरफ से हमें आमंत्रित करें, हम 10 घटनाएं बताएंगे पिछड़ों के साथ और साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के साथ जिसमें न्याय नहीं मिला है। बलात्कार के आरोप में, अगर बलात्कार के आरोपी को बचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए कोई सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट मसले की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है और चूंकि स्पेसिफिक आपने सवाल किया तो मैं सुनील भराला जी को समय देता हूं 20 सेकंड का कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे। भराला जी बताइए, मौर्य जी ने जो बात रखी। देखिए, ये मौर्य जी मुझे ऐसा लगता है कि पाताल में से निकल के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, अरे सर ऐसा ना कहें, बहुत ही बड़े रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, ऐसा ना कहें। हम सही बड़े लीडर हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ कि दलित का बता रहे हैं कि दलित को राष्ट्रपति अगर बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया ना देश के अंदर, पूरे भारत के सामने उदाहरण है ये।
और दबे कुचले लोग जो मुर्मू जी महामहिम के रूप में बैठी देश में भारत के, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखो कैसा करके दिखाया। आप इस बात को, अगर ये बात कहना चाहते हैं, ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे पूरा देश कोई गर्व करता है इस बात पर कि दबे कुचले लोगों को निकाल करके लाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, वो महान दल बड़ी पार्टी है सर, किसी भी और केशव देव मौर्य जी बहुत ही सम्मानित लीडर है सर, पाताल से नहीं आए हैं, हमारे बीच के हैं सर, ऐसी बात उदाहरण देखो, आप उदाहरण देखो कि इन्होंने कहा कि दलित को कहीं सम्मान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आप दोनों का शुक्रिया, कृपया थोड़ा सा सहयोग कर दें, डिबेट को मुझे आगे बढ़ाना। सुनील साजन जी, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना की उत्तर प्रदेश में क्या आवश्यकता है? नहीं, सर, क्यों? 30 सेकंड है सर। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को आवश्यकता है। यही भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने पिछड़ा प्रधानमंत्री बना दिया, हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, तो आप उन पिछड़े दलित आदिवासी ये सबकी गिनती क्यों नहीं करना चाहते भाई? वो इसलिए नहीं करना चाहते, आप उनका हक नहीं देना चाहते, आप उनके अधिकार मारना चाहते, आप उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, आप उनको अच्छी दवा नहीं दिलाना चाहते, आप नहीं चाहते कि उनके अच्छे घर हो, उनके अच्छे कपड़े हो, उनकी भी सोसाइटी अच्छी हो, क्योंकि आप संविधान की शपथ तो जरूर लेते हैं। ब्रजेश जी, संविधान की ये शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन संविधान नहीं मानते। और एक बात जो बड़े भाई बीरेन जी कह रहे थे कि अगर जातिवाद होगा तो हवा रोक दी जाएगी। बीरेन जी, इसी देश में संविधान लागू होने से पहले हवा को छोड़ के पिछड़े और दलितों का सब कुछ तो रुका था। पानी रुका था, पढ़ाई रुकी थी, दवाई रुकी थी, कपड़ा नहीं पहन सकता था, अच्छा खा नहीं सकता था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आज भी तो नहीं पहन सकता, आज भी तो घोड़े लड़ाई तो इसी बात की है। भाजपा जानती है इनकी अगर गिनती कर बस एक सेकंड सर रुकिए, ये हमको आसिम वकार जी बाहर कर देंगे। 20 सेकंड सर, 20 सेकंड आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, मैं सुनील भराला जी की बात का उनका मतलब विरोध करता हूं, जो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी ने दलितों को बना दिया राष्ट्रपति या ये बना दिया। सर, उल्टा बोल गए आप। देश के पिछड़ों ने और देश के दलितों ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने और दलितों ने योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। सर, सम्मान कीजिए दलितों का, पिछड़ों का सम्मान कीजिए। आपने उनको नहीं बनाया है, आप क्या बनाएंगे सर? दलित और पिछड़ा ये बना सकते हैं आपको, आप नहीं बना सकते सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं विरोध करता हूं इस बात का जो आपने कहा। आपका विरोध नोट हो गया। राजभर जी 20 सेकंड, राजभर जी 20 सेकंड। देखिए, जब बात हो रही है सामाजिक न्याय की, तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि 12 जातियां पिछड़े वर्ग में, आबादी के हिसाब से दलित, अनुसूचित जनजाति, जाति की तो जनगणना हो जा रही है, लेकिन पिछड़ों की सिर्फ क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पिछड़ों की आबादी ज्यादा है और उसी आबादी से लोग डर जाते हैं। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी का तो सर्वे कराया था, सभी विभागों का सिर्फ परीक्षण कराया था, 1% भी हिस्सेदारी नहीं हो पाई थी, और उसी को लागू कराने के लिए सभी पार्टियों को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन सब पार्टी विरोध करती है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए। 27% आरक्षण में 22 सिफारिशें ऐसी हैं जो आज तक लागू ही नहीं हो पाई। लागू कराओ ना, कौन रोक रहा है सर? आप तो मिनिस्टर भी रहे हो, जो कांग्रेस को समर्थन करते थे। ओके, पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोई आपत्ति? सर्वे करा करके राजभर जी आज थोड़ा सा सहयोग करें कि हमने जो सामाजिक थोड़ा वक्त की कमी हो गई, थोड़ा सा सहयोग कर दें। पांडे जी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की, पांडे जी बोलिए। देखिए 7-9 जातियां आरक्षण। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। पांडे जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा आपके डिबेट में सामने आ गया। केशव मौर्य को कह रहे हैं पाताल से आए। नहीं, मैंने आपत्ति की। एक इनके वो बहुत सम्मानित और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। एक इनके यहाँ मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। केशव मौर्य, इनके यहाँ भी उनको स्टूल मंत्री बना दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी अदालत में संघर्ष कर रहे हैं, और अभी निकाय के चुनाव में आपने क्या देखा कि उनके आरक्षण को खाने की पूरी साजिश कर चुके थे। वो तो भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिए, नहीं तो ओबीसी आरक्षण लागू हुए बगैर ही अभी जो है चुनाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। समय समाप्त। बहुत शुक्रिया पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और संजय निषाद जी का भी बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद।
इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।